आज हम लोग पढ़ेंगे आज़ादी से लेकर भारत की सुरक्षा समस्याएं। ठीक है। हालांकि बहुत कुछ आप लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कुछ आपको बताना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके छठवें पाँचवें सेमेस्टर तक लगभग बहुत कुछ हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के पेपर में भी और भारतीय सैन्य इतिहास में, भारतीय युद्ध कला में भी हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन सामने फिलहाल आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए एक बार आपको फिर से जो है वही चीज़ें हम रिपीट करते हुए आपको नई चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हम देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। हमारा जो काम है वो तो करेंगे ही, आपका जो काम नहीं है आप क्या करेंगे। चलिए, 1947 में आज़ादी के ठीक पहले भारत को ही बांटकर पाकिस्तान को भी निर्मित किया गया। हम सब लोग जानते हैं, ये नई चीज़ है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है, ये भी जानते हैं। इतिहास साक्षी है कि विश्व के मानचित्रों पर बहुत से राज्यों का पतन, नए राज्यों का उद्भव होता रहा है और सभी राष्ट्रों को प्रथम जो खतरे होते रहे हैं वो अपने पड़ोसियों से, उसके बाद विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा है। भारत को भी अपने लंबे इतिहास में प्रत्येक प्रकार के सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, पड़ोसियों का भी। आपस में तो हम लोग लड़ते ही थे, ये भी सही है। हम लोग केवल बाहर आक्रमण करने नहीं गए, बाकी आपस में लड़ने में हम लोगों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये भी हम लोग जानते हैं। इसीलिए दुनिया वाले आकर हम लोगों को बाहर वाले आकर हम लोगों को परेशान करते रहे। आज़ादी के तुरंत बाद भारत को अपने ही भाग रहे पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के निर्माण ही सांप्रदायिक दंगों और अविश्वास के आधार पर हुआ, हर भारतवासी जानता है। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत का जन्मजात शत्रु बन गया। भाई तुरंत आक्रमण किया तो इसका मतलब पैदा होते ही दुश्मन बन गया, ये भी सब लोग जानते हैं। जो भी बच्चा इसमें मिलिट्री साइंस पढ़ रहा होगा या पढ़ा होगा, तो ढंग से पढ़ा होगा, वो जरूर जानता होगा। ठीक है। दूसरा शत्रु भारत का पड़ोसी चीन है। 1962 की लड़ाई भी हो चुकी है इससे, ये भी जानते हैं हम लोग। और मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, लंबे समय तक के लिए विवाद उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच लगातार तनाव का माहौल व्याप्त रहता है। जैसा कि आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, इसको हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि हमारा पड़ोसी ही सबसे बड़ा दुश्मन है, पड़ोसी ही दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि अगर हमको जो है अपने राष्ट्र हितों के बारे में भी सोचना है, तो राष्ट्र का विस्तार करना है, पहले तो विस्तार करेंगे तो पड़ोस की ओर करेंगे, इसीलिए दुश्मन है वो हमारा। दुश्मन क्या है? हमने उसको दुश्मन बना दिया है केवल अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण, अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए। उसके हितों को नहीं देखना है हमको, अपने हितों को देखना है, इसीलिए दुश्मन हमने बना लिया। ठीक है। चलिए, ये सत्य है और इसी कारण भारत का भी अपने लगभग सभी पड़ोसियों से छोटा बड़ा कुछ ना कुछ विवाद तो या तो बना हुआ है या होता ही रहता है। चलिए, भारत के विभाजन के भू राजनीतिक प्रभाव। हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन सांप्रदायिकता और द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। आज़ादी के समय अखंड भारत में लगभग 562 रियासतें थे। मित्रों, रियासतों में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, हो सकता है किसी किताब में कुछ और लिखा हो। ठीक है। तो लगभग इतनी रियासतें थी जिनका विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्रों के निर्माण यानी हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के आधार पर विभाजन होना था। 3 जून को रियासतों के सम्मेलन में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जो भी रियासत जिस ओर मिलना चाहे मिल सकती हैं, लेकिन रियासतों का विलय करते समय भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो वो रह सकती है। उपरोक्त घोषणा के बाद 3 रियासतों को छोड़कर लगभग सभी ने अपना चुनाव कर लिया। वे 3 विवादित रियासतें थीं, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। मित्रों, यहाँ आप देखेंगे तीनों की स्थिति है राजा दूसरा तो जनता दूसरी, यही भी इसी कारण यह विवाद का कारण बनी थी। इसी कारण इनमें निर्णय हो ही नहीं पाया। कुछ चीज़ें राजा यहाँ का या शासक चाहता था तो जनता नहीं चाहती थी, कुछ चीज़ें जनता चाहती थी तो शासक नहीं चाहता था। यही कंडीशन थी यहाँ पे। ठीक है। विभाजन के बाद भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान 2 भागों में बटा था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें बंगाली मुसलमान थे जो पश्चिम बंगाल की ओर थे, और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें पंजाबी, सिंधी और बलूच एवं अन्य मुसलमान थे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में आवागमन एक कठिन कार्य था। विवादित रियासतों में जूनागढ़ और हैदराबाद की परिस्थिति जिस प्रकार थी, यदि हैदराबाद स्वतंत्र रहता तो अंत में पाकिस्तान में विलय कर देता तो पाकिस्तान 3 भाग में होता। जूनागढ़ के नवाब ने तो पाकिस्तान की अपनी रियासत
के विलय, पाकिस्तान में अपनी रियासत के विलय की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन यह तो हैदराबाद और जूनागढ़ के प्रजा की देन है कि ऐसा संभव न हो पाया। हैदराबाद एवं जूनागढ़ की अधिकांश परिस्थितियां जैसे भौगोलिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि सभी भारत के पक्ष में थे, इसीलिए भारत के साथ विलय में विशेष परेशानी नहीं आई। मात्र सामान्य सैनिक कार्यवाही एवं जनमत संग्रह द्वारा ही यह संभव हो गया। एक तरफ कश्मीर है जो प्रारंभ से वर्तमान तक पाकिस्तान के साथ एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर कश्मीर की अधिकांश परिस्थितियां पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करती हैं और वह भारत में विलय हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान अभी भी हर प्रकार से कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बनाने के लिए प्रयासरत है। भूगोल का सशस्त्र बलों पर प्रभाव। प्रत्येक राष्ट्र चाहे सबल हो या निर्बल हो, यानी चाहे शक्तिशाली हो चाहे कमजोर, अपनी सुरक्षा हेतु सदा प्रयासरत रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं: द्वीपीय, प्रायद्वीपीय एवं भूअवस्थित। द्वीपीय का मतलब जो चारों तरफ जलीय सीमाओं वाले राष्ट्र होते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जलीय एवं थलीय दोनों सीमाओं वाले राष्ट्र। भूअवस्थित का मतलब होता है चारों तरफ केवल थलीय सीमाओं वाले राष्ट्र। इसको मित्रों हम कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं इसका। एक राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं और भूगोल के आधार पर ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। भौगोलिक सीमाएं और उसकी बनावट ही निर्धारित करती हैं कि एक राष्ट्र को किस प्रकार के बलों की आवश्यकता पड़ सकती है। और प्राचीन काल से ही भूगोल के आधार पर सेनाओं का प्रयोग होता रहा है। जैसे समतल एवं ठोस भूमि पर रथ सेना, छोटी दूरी एवं हर प्रकार की भूमि पर प्रयोग हेतु पैदल सेना, लंबी दूरी एवं तीव्र कार्यवाही एवं प्रत्येक प्रकार की भूमि पर प्रयोग करने हेतु घुड़सवार सेना, जंगल, दुर्गम आदि क्षेत्रों में गज सेना का प्रयोग होता रहा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में भौगोलिक दृष्टि से संभावित युद्धों को ध्यान में रखकर थल एवं नौसेना की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ही थली एवं समुद्री सीमाओं की लंबाई तथा उसकी बनावट का भी ध्यान रखा जाता है और समुद्री सीमाओं के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि इसके लिए कितनी मात्रा में तटरक्षक बल, नौसैनिकों, युद्धपोतों, नौकाओं एवं अन्य युद्ध यंत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार थल सीमाओं की विशालता और बनावट यह निश्चित करता है कि उसे कितनी मात्रा में थल सैनिक, सीमा सुरक्षा बल, पर्वतीय एवं जंगली प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों की आवश्यकता पड़ सकती है। जल एवं थल सेना की क्षमता को बढ़ाने एवं उसे अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु शक्तिशाली वायुसेना एवं आधुनिक लड़ाकू विमानों की भी आवश्यकता होती है। एक राष्ट्र अपने शत्रुओं की शक्ति, भूगोल और अपनी सुविधा के आधार पर अपनी सैन्य शक्ति को निर्धारित करता है। हालांकि वर्तमान युद्ध वैज्ञानिक और यंत्रीकृत हो चुके हैं। वर्तमान हथियार इतने विनाशक एवं गतिशील हैं कि उन्हें भौगोलिक सीमाएं किसी भी प्रकार अवरोधित नहीं कर सकती। वर्तमान प्रक्षेपास्त्र चालक रहित विमानों एवं फाइबर आक्रमण का प्रयोग विश्व के किसी भी कोने से किसी भी कोने में किया जा सकता है और इसे रोकने की ताकत किसी राष्ट्र में भी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे मित्रों भारत की भू स्ट्रैटेजी का सशस्त्र बलों पर प्रभाव। अब यहाँ हम पढ़ेंगे भारत की क्या कंडीशन है और उसका क्या प्रभाव है। भारत एक प्रायद्वीप है, हम सब लोग जानते हैं। इसके पास लंबी जलीय एवं थली सीमा है। भारत 3 और पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण से समुद्र से घिरा हुआ है तथा उत्तरी सीमा थलीय है। अथलीय है तो वहाँ की बनावट अलग अलग है, कहीं समतल है तो कहीं दलदल है, कहीं पर्वतीय है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ी है, कहीं ऊंची नीची भूमि है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान जैसा जन्मजात शत्रु है, उत्तर में चीन जैसा शक्तिशाली शत्रु है, पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत ने अपने सशस्त्र बलों का संगठन अपने जन्मजात शत्रु पाकिस्तान और चीन की क्षमता को ध्यान में रखकर किया है। अपने शत्रुओं के मुकाबले प्रत्येक प्रकार के आधुनिक और वैज्ञानिक हथियारों की क्षमता से अपने शत्रुओं का बखूबी मुकाबला करने के लिए भारत पूर्ण रूप से तैयार है तथा इस तैयारी के साथ साथ विनाशक युद्धों को रोकने के लिए एवं सुरक्षा हेतु न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाकर रखा है। भारत के पास तीनों प्रकार के सशस्त्र सेनाओं का विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त अलग अलग सीमाओं की सुरक्षा हेतु अलग अलग प्रकार के अर्धसैनिक बल भी हैं। तो ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला भाग।